नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी लेवल चेंज के बारे में। तो जैसा कि विश्व के सभी देशों के सामने जो सबसे प्रमुख समस्या अभी वर्तमान में है वह है क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज को लेकर विश्व के सभी देशों, अभी हमारे प्रधानमंत्री भी एक मीटिंग में गए थे क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो चाहे क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें या पेरिस समझौते की बात करें, तो जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, वह विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न होता है, हमारी सबसे बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है। और जो जलवायु परिवर्तन का एक छोटा सा हिस्सा है सी लेवल चेंज होना। जलवायु परिवर्तन में ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, समुद्री तापमान में वृद्धि हो रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, नदियों का जो कभी कभी हम सोचते हैं कि देखते हैं कि जो वर्षा है, वर्षा का स्तर वृद्धि हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा है। तो यह सभी समस्याएं हैं, इस जो अनियमितताएं उत्पन्न हो रही हैं, यह जो सभी अनियमितताएं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आती है। और उन सभी अनियमितताओं में एक प्रमुख अनियमितता जो सी लेवल चेंज है, जो सी लेवल का चेंज होना, सी लेवल समुद्र स्तर है उसमें परिवर्तन होना हमारे सामने एक प्रमुख समस्या के रूप में आता है। तो इसलिए सी लेवल चेंज को हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम समसामयिक, यदि वर्तमान घटनाओं की बात करें, तो हम देखते हैं कि विश्व के बहुत से देश सी लेवल चेंज के कारण अपने आप खतरा महसूस कर रहे हैं। यदि हम मालदीव जैसे हम जो कि मालदीव जैसे देशों की बात करें, मॉरिशस जैसे देशों की बात करें, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार द्वीप, तो यह जो देश है वह आइलैंड पर बसे हुए, टापू पर बसे हुए हैं। तो इनके सामने एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है और इससे क्या हो रहा है, इनके डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है, समुद्र में डूबने का इस खतरा उत्पन्न हो गया है। इसी के साथ भारत के बंबई या फिर कोलकाता जैसे शहर है, वह भी इसी की चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया, ऐसी रिपोर्टें सामने आई है जिसके तहत करीब 2100 यानी करीब 80 वर्षों में 2020 से 2100 के बीच में 30 इंच, 10 से 30 इंच के बीच में समुद्र के जो स्तर है, समुद्र का जो जो सी लेवल है उसमें वृद्धि हो सकती है। ऐसी अनुमान, ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने आई है। तो इसलिए जो समुद्र का जो स्तर है उसमें जो वृद्धि होना, जो मानवीय सभ्यता है, मानव का जो बसावट है, उसके लिए एक संकट है, एक खतरा है। इसलिए हमें इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक देश है किरीबाती, एक किरीबाती जो देश है वह अपने जो उसको वह अपने आप को फिजी जो देश है उस पर क्या कर रहा है, किरीबाती टापू उस पर अपने आप को रिलोकेट कर रहा है। इसी प्रकार से जो इंडोनेशिया की राजधानी, जो कि हम जो इंडोनेशिया अपनी राजधानी को भी इसी डर के कारण, इसी सी लेवल चेंज में जो डर उत्पन्न हो रहा है उसके कारण बदल रहा है। तो इन सभी का देश, इन जो सभी देश हैं जो कि प्रमुख रूप से चाहे हम जापान की बात कर लें, तो जापान भी एक टापू वाला देश है जो कि प्रमुख रूप से आइलैंड पर बसा हुआ है। इसलिए सी लेवल चेंज विश्व के विकसित देशों के सामने, विश्व के विकासशील देशों के सामने, गरीब देशों के सामने, सभी के सामने एक संकट लेकर उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले हमें समझना होगा सी लेवल क्या है। तो सी लेवल, तो जो सी लेवल है, जो समुद्र का स्तर है, उसे हम सी लेवल कहते हैं, ना कि ओशियन लेवल। ओशियन यानी महासागर, महासागर एक विस्तृत क्षेत्र होता है और सी उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे आपने सुना होगा दक्षिण चीन सागर, परंतु दक्षिण चीन सागर है कहाँ? दक्षिण चीन सागर विद्यमान है प्रशांत महासागर के एरिया के अंतर्गत आता है। आपने सुना होगा अरब सागर, आपने सुना होगा अरब सागर, अरब सागर जो हिंद महासागर है उसके अंतर्गत आता है। इसलिए हमेशा हम जब बात करते हैं तो सी लेवल की बात करते हैं, समुद्र स्तर की बात करते हैं, ना कि ओशियन लेवल की बात करते हैं। क्योंकि जो सी है, जो समुद्र है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि समुद्र का, जो कि ओशियन का हिस्सा होता है, परंतु वह जो सी है, वह जो तटवर्ती जो क्षेत्र है, जो कॉन्टिनेंटल क्षेत्र होता है, उससे लगा हुआ क्षेत्र होता है। जैसे आपने सुना होगा जापान सी के बारे में, तो जापान से लगा हुआ क्षेत्र जापान सी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जब भी हम सी लेवल की बात करते हैं, ना कि हम ओशियन लेवल की बात करते हैं। और सी लेवल हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सी लेवल के अनुसार ही, सी लेवल हमारे सामने एक रेफरेंस पॉइंट है, एक हमारे सामने मानक बिंदु के रूप में सी लेवल विद्यमान है। और मानक बिंदु से हम विभिन्न स्थानों की ऊंचाई जानते हैं, गहराई जानते हैं। आपने सुना होगा कि जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 8,500 मीटर के आसपास, उससे भी अधिक है। तो 8.5 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यह इसको हमने मापने का कार्य किया सी लेवल के अनुसार। सी लेवल को संदर्भ मानकर, सी लेवल को मानक मानकर हमने इसको मापने का कार्य किया। उसी प्रकार से प्रशांत महासागर में फिलीपींस देश के उत्तर पूर्व में मैरियाना ट्रेंच है, जो कि विश्व का सबसे गहरा स्थान है, जो कि समुद्र प्रशांत महासागर के अंदर है।
उसकी गहराई को वह उसकी गहराई 11,034 मीटर है। उसको भी मापने का कार्य हमने सी लेवल से करने किया है। तो सी लेवल एक रेफरेंस बिंदु है, एक संदर्भ पॉइंट है, जहां से हम विभिन्न गहराइयां, विभिन्न ऊंचाइयां मापते हैं और विभिन्न स्थलाकृतियों को मापने का प्रयास करते हैं। तो जो समुद्र का स्तर है, उसमें अब वर्तमान में घटना यह हो रही है कि समुद्र के स्तर में परिवर्तन हो रहा है। जो सी लेवल है उसमें चेंज हो रहा है। तो सी लेवल चेंज दो तरीके से होता है, या तो सी लेवल बढ़ जाएगा या तो सी लेवल घट जाएगा। परंतु हम जैसा कि हम जो हमारा जो महासागर है, तो महासागरों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहती है। महासागर का जो जल है वो स्थिर नहीं है, आप जानते हैं। हमने देखा करंट में, हमने जो महासागर की जलधाराएं देखी, तो उसमें हमने देखा कि ये जो समुद्र का जो जल है वो स्थिर नहीं होता है। उसमें वेव आती है, उसमें करंट धाराएं आती हैं, उसमें जो ज्वार भाटी आते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे समुद्र के स्तर में परिवर्तन होता है। यदि मान के चलिए यदि हमारा यह जो सी लेवल है, ठीक, यह इसको हमने सी लेवल मान लिया, तो यहाँ पर ज्वार आएगा। जब ज्वार आएगा तो इससे क्या होगा, ज्वार आने के परिणाम स्वरूप होगा ये कि जो समुद्र का स्तर है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जब भाटा आएगा तो समुद्र के जो स्तर है, जो जल का स्तर है, वो जल का स्तर नीचे हो जाएगा, तो उसमें कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो समुद्र का स्तर है, यानी समुद्र का जो एरिया है, उसमें जो जल है उसको हम संदर्भ बिंदु को हम कहते हैं सी लेवल। ठीक, यदि हम भारत के सी लेवल के बारे में बात करें कि भारत कहाँ से अपना सी लेवल मापता है, तो आजादी के पहले की यदि हम बात करें अविभाजित भारत की, अखंड भारत की, तो उस समय भारत का जो सी लेवल मापा जाता था वह था लाहौर से। वह लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर से उसको मापने का कार्य किया जाता था। परंतु वर्तमान जब भारत आजाद हुआ, तो आजादी के बाद इसे मद्रास से मापा गया, और उसके बाद वर्तमान में इसे बम्बई हाई जो कि मुंबई के पास में है, इसे बम्बई हाई से, जो कि अरब सागर में विद्यमान है, उसे मापा जाता है। तो इस प्रकार सी लेवल एक सा नहीं है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में सी लेवल भिन्न है, भिन्नता सी लेवल में पाई जाती है। यदि आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के सी लेवल की बात करें, तो जो बंगाल की खाड़ी का जो सी लेवल है वह 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। जो बंगाल की खाड़ी का जो सी लेवल है वह 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, और अरब सागर का जो नीचा है, तो यह जो परंतु इनका जो अक्षांश है वो सेम अक्षांश पर यह दोनों देश, दोनों खाड़ियां, दोनों क्षेत्र स्थित हैं, परंतु उसमें उसके सी लेवल में भिन्नता है। इसलिए सी लेवल अलग अलग है, सी लेवल दोनों का भिन्न है। परंतु इसलिए भारत में जो सी लेवल का जो स्तर मापा जाता है, जो सी लेवल मापा जाता है, जो जहाँ से संदर्भ बिंदु है, वह है बम्बे हाई है, जो कि मुंबई के पास में स्थित है। मुंबई से करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर क्षेत्र स्थित है। तो सी लेवल की यदि हम बात करें, तो सी लेवल में परिवर्तन हो रहा है, आप जानते हैं। तो सी लेवल में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव। यदि हम नेगेटिव परिवर्तन की बात करें, यदि हम सी लेवल में नेगेटिव परिवर्तन की बात करें, तो किस प्रकार से, अभी मान के चलिए सी लेवल यह था, परंतु जब सी लेवल में नेगेटिव चेंज होगा तो सी लेवल यह हो जाएगा। यानी जो समुद्र का जो जल है, जल स्तर है, अभी यहाँ तक विद्यमान था, अभी यहाँ तक जल भरा हुआ था। यदि आप गिलास लें तो गिलास में अभी यहाँ तक जल भरा हुआ था, अब वह जल यहाँ तक भरा हुआ है। तो इसमें नेगेटिव परिवर्तन हुआ ना, जो सी लेवल था वो डिक्रीज हो गया, उसमें डिमनेस होगा, वह कम हो गया। ठीक, तो यह जो नेगेटिव परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो विश्व के इतिहास की यदि हम बात करें, तो यदि पृथ्वी के इतिहास की बात करें, तो पृथ्वी के इतिहास में हमने जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था, तो हमने दो युगों की बात की थी, कार्बोनिफेरस युग, और इसके अलावा दूसरा उसके बात की थी प्लेस्टोसीन युग। तो इन दो युगों की बात करें, तो इन दोनों युगों में पृथ्वी पर एक बहुत ही विस्तृत हिमयुग की संज्ञा इन दोनों को दी जाती है। हिमयुग विद्यमान था। हिमयुग की यदि हम बात करें, तो हिमयुग इस प्रकार की युग था जब पृथ्वी का जो तापमान था वह कम हो गया था, पृथ्वी के तापमान में कमी हो गई थी, इसलिए जो सी लेवल था उसमें क्या हुआ, डिक्रीज हो गया था, वो कम हो गया था, उसमें नेगेटिव चेंज इसलिए हुआ था क्योंकि पृथ्वी पर हिमयुग आया था। पृथ्वी पर जो जहां भी जो जल विद्यमान था और वह बर्फ के रूप में बदल गया था। तो इसलिए पृथ्वी के इतिहास में दो समय, एक कार्बोनिफेरस युग और प्लेस्टोसीन युग में जो नेगेटिव चेंज पृथ्वी के जो सी लेवल है उसमें उत्पन्न हुआ था। यदि हम सबसे पहले हमारी बात करें, तो क्या कारण हो सकते हैं इस हिमयुग का आने की, इस जो नेगेटिव चेंज की, तो पहला कारण यह हो सकता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश ना मिल पाना, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, इसलिए भी जो हिमयुग आता है। सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं मिल पाएगा, अब जैसा कि हम जानते हैं
कि ज्वालामुखी जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो कार्बोनी ऐसा माना जाता है कि कार्बोनिफेरस युग था वह अपनी ज्वालामुखी घटनाओं के लिए प्रमुख है, ज्वालामुखी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो कार्बोनिफेरस युग में इतनी अधिक मात्रा में ज्वालामुखी घटनाएं हुई, तो ज्वालामुखी घटनाओं के माध्यम से आप जानते होंगे कि राख निकलती है, उसमें धूल के कण निकलते हैं, उसमें भिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। और जब धूल के कण जब वह जो धूल के कण थे जब वायुमंडल में जमा हो जाते हैं, तो तो इसके परिणामस्वरूप जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का इंसोलेशन है, वह उतनी मात्रा में यहाँ पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए पृथ्वी का जो तापमान था उसमें क्या हुई, कमी हो गई। पृथ्वी के जब तापमान में कमी होगी तो क्या होगा, तो पृथ्वी के तापमान में कमी होने से यह जो सी लेवल है उसमें डिक्रीज हो जाएगा, वह कम हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो हम यदि हम सी लेवल चेंज की बात करें तो उसमें बादल भी रहते हैं, तो बादलों का प्रभाव रहता है। आप जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, यदि मान के चलिए इस क्षेत्र में बादल है, यदि इस क्षेत्र में यह बादल है, तो यदि सूर्य का प्रकाश यहाँ से इस क्षेत्र में आ रहा है, ठीक, यह जो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, परंतु जब बादलों का प्रभाव होगा तो बादल सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के आइसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से बादलों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भी जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए भी जो पृथ्वी के तापमान में कमी हो सकती है। तो दो कारण यहाँ पर, या तो ज्वालामुखी घटनाएं हो सकती हैं, या फिर कहीं उल्कापात हो सकता है, उल्का पिंड पृथ्वी से टकराकर उल्कापात हो सकता है, या फिर बादल के कारण क्या हो सकता है, जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी पर ना आ पाए। तो इससे क्या हो सकता है, जो सूर्य जो समुद्र का स्तर है उसमें नेगेटिव चेंज हो सकता है, उसमें डिक्रीजमेंट हो सकता है। यदि हम बात करें, यदि हम इसको समझने का प्रयास करें, तो यदि मान लें आप, यह हमारी पृथ्वी है, यदि यह हमारी पृथ्वी है, यह भूमध्य रेखा है और यह ध्रुव है। मान के चलिए भूमध्य रेखा पर जो समुद्र है, भूमध्य रेखा का जो जल है उसका तापमान करीब 25 डिग्री है। ठीक, और जो ध्रुव है, ध्रुव पर तापमान करीब 5 डिग्री है। और मान के चलिए सूर्य का प्रकाश ना पहुंच पाने पर, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो क्या होगा, इससे जो सूर्य के तापमान है, जो तापमान पृथ्वी का तापमान है उसमें कमी हो जाएगी। तो यदि मान के चलिए भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा में में यदि तापमान 5 डिग्री कम हो जाता है, तो यहाँ पर जो तापमान है वह 20 डिग्री होगा। तो इसमें 20 डिग्री तापमान होगा, तो इससे क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब अचानक से तापमान कम हो गया तो 20 डिग्री तापमान हो गया, तो इसके बावजूद भी सूर्य किरणें यहाँ पर पहुंच सकेंगी, इसके बाद भी जो बाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। परंतु यदि हम ऊपरी ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर होगा यह कि अभी 5 डिग्री यहाँ पर तापमान था, अब वह 0 डिग्री में हो जाएगा, क्योंकि 5 डिग्री कमी हो चुकी है। तो यहाँ पर तापमान जब 0 डिग्री हो जाएगा, तो यह जो अभी तक यहाँ पर जल था, अब वह बर्फ के रूप में बदल जाएगा। तो इससे यहाँ के जो जल स्तर है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसमें जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है उसके जल स्तर में कमी हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर जल था अब वो है जो 5 डिग्री के आसपास, अब वो है 0 डिग्री हो गया है। तो इससे यह जो जल था आर्कटिक या अंटार्कटिका क्षेत्र का वो है जम जाएगा, वह हिमखंडों के रूप में बदल जाएगा। इसलिए जो समुद्र का स्तर है उसमें नेगेटिव चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी इसका उदाहरण हमें कार्बोनिफेरस युग और प्लेस्टोसीन युग में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो प्लेस्टोसीन युग यदि हम बात करें तो करीब 20,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर प्लेस्टोसीन युग था। उसके पश्चात भारत जो पृथ्वी पर होलोसीन, अभी हम जिस युग में निवास कर रहे हैं उसे हम कहते हैं होलोसीन युग। तो प्लेस्टोसीन युग में यह घटनाएं संपन्न हुई थी, यह घटनाएं घटित हुई थी। तो इस प्रकार से नेगेटिव चेंज हो सकता है पृथ्वी पर के तापमान में। ठीक, तो पृथ्वी के तापमान में जब कमी होगी तो इससे क्या होगा, ध्रुवों पर बर्फ जम जाएगी, और यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए जो यहाँ पर बर्फ जम जाएगी, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाने से बाष्पीकरण नहीं होगा। इसलिए जो नेगेटिव चेंज जो समुद्र के स्तर में नेगेटिव चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से यह दूसरी गतिविधियां ऐसी हो सकती है कि सूर्य के जो समुद्र का जो लेवल है वह बढ़ जाए, समुद्र का लेवल बढ़ जाए। तो अभी वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं वह इसी पॉजिटिव चेंज की ओर इशारा कर रही हैं। पॉजिटिव चेंज हो रहा है। पॉजिटिव चेंज का तात्पर्य है कि जो समुद्र का स्तर है, समुद्र का जो जल है उसमें वृद्धि हो जाए। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप जो वर्तमान में घटना हो रही है, वर्तमान में जो संकट हमारे सामने है वह पॉजिटिव चेंज का है। यानी सी लेवल में जो समुद्र का स्तर है उसमें पॉजिटिव चेंज हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो इसका परिणाम यह हो रहा है कि विश्व के जो बहुत से जो देश है, जो टापू वाले देश हैं, जो देश आइलैंड पर बसे हुए हैं, उनके अस्तित्व के लिए
खतरा उत्पन्न हो गया है, उनके लिए संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए पॉजिटिव चेंज की यदि हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यदि जो हमारा 10,000 वर्ष पहले पृथ्वी के इतिहास में जो 10,000 वर्ष पहले तक जो जो सी लेवल था वह 120 मीटर नीचे था। अब मान के चलिए आप, यानी ऐसा आंकड़े हमारे सामने जो वैज्ञानिक आंकड़े जो रिसर्चेज हुई हैं तो उनके अनुसार 10,000 वर्ष पहले 120 मीटर कम था जो जल स्तर, और वर्तमान में 120 मीटर 10,000 वर्षों से बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से जो सी लेवल है उसमें धीरे धीरे करके वृद्धि हो रही है, और वर्तमान आंकड़ा यह है कि जो जिस प्रकार से पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है और समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है, 1850 के बाद जब से हमारे यहाँ औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है उससे करीब 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि हो चुका है। 1.5 डिग्री तापमान जो तापमान में वृद्धि हो चुकी है, और इसी प्रकार से तापमान वृद्धि होती गई तो जो जो समुद्र का स्तर है उसमें धीरे धीरे वृद्धि निरंतर होती जा रही है, और करीब 10 से 30 इंच की यदि हम बात करें तो 2021 तक 10 से 30 इंच जो समुद्र का जो जल है, जो समुद्र का लेवल है, जो सी स्तर है, जो समुद्र का स्तर है उसमें वृद्धि होने की संभावना है। तो दो प्रकार से हो सकता है, तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव की उदाहरण हमारे सामने है, और पॉजिटिव यदि हम बात करें तो वर्तमान में यदि आपने देखा होगा, वर्तमान में जो घटना घटी थी 2004 की, आप जो सुनामी आई थी उससे परिचित होंगे। तो 2004 की सुनामी में हुआ यह था कि इंडोनेशिया ही देश था, वहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई थी, और भूकंप के बाद ऐसा कि हम जानते हैं कि सुनामी की उत्पत्ति होती है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप था, तो अंडमान निकोबार द्वीप पर जो इंदिरा पॉइंट था, तो इंदिरा पॉइंट जल के नीचे विद्यमान हो गया है। यानी वह पहले जल के ऊपर था, अंडमान निकोबार द्वीप का हिस्सा था, परंतु वह जल के अंदर विद्यमान हो गया है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें जो समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है उसका एक और हमारे सामने उदाहरण है। जो यदि आपने अफ्रीका महाद्वीप का मैप देखा होगा, तो अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग में नील नदी के सहारे एक भ्रंश उत्पन्न हो रहा है। नील नदी के सहारे जो भ्रंश उत्पन्न हो रहा है, अब वहां से वह जो क्षेत्र यदि कट जाएगा, वह जो टेक्टोनिक प्रक्रिया हो रही है, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो प्लेट विवर्तन की जो प्रक्रिया संचालित हो रही है, उससे जो अफ्रीका महाद्वीप का जो पूरी भाग है वहां पर अभी जो भूमि का क्षेत्र है, जो कॉन्टिनेंट एरिया है, उसके टूटने की संभावना है, और उसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर का जल उस क्षेत्र में भर जाएगा। तो इस प्रकार से जो समुद्र के जल में जो वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि के परिणामस्वरूप बहुत सी संकट हमारे सामने उत्पन्न हो रहे हैं। यदि हम बात करें पृथ्वी के, यदि मानवीय जो इतिहास है, जो मानवीय सभ्यता है, मानव का जो कल्चर है, उसके ऊपर तो सीधा सीधा इसका असर होगा प्रत्यक्ष रूप से। इसके साथ साथ हमारे सामने जो मरीन सोर्स है, जो हमारे सामने, यदि मान के चलिए एस्चुरी का क्षेत्र देखा होगा आपने, एस्चुरी या डेल्टा, तो एस्चुरी का एक बाद अपना क्षेत्र होता है, परंतु यदि वहां पर समुद्र का जल आ जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे वह जो क्षेत्र होगा वह जो सॉल्टी वाटर होगा, वाटर में नमक की मात्रा, सॉलिडिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा लवणता के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा, जो क्षेत्र अभी तक जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा था, वहां पर यदि जो समुद्र का जल है जो कि लवड़ी होता है, तो इससे क्या होगा, वहां पर एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। इसके अलावा जो मानवीय जो बस्ती बचाई गई है, जो मानव के द्वारा उद्योग लगाया गया है, यदि बंबई क्षेत्र की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, तो मुंबई में यदि सी लेवल चेंज हुआ, उसमें वृद्धि हुई, तो मुंबई शहर डूब की जद में आ जाता है। तो इस प्रकार सी लेवल चेंज के परिणाम स्वरूप हमारे सामने बहुत से संकट उत्पन्न हो रहे हैं। मानवीय सभ्यता को लेकर, एक इतिहास को लेकर एक संकट उत्पन्न हो रहा है। परंतु यह संकट जो निम्न अक्षांशीय देश है, जो भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच में जो देश विद्यमान है, उन पर यह संकट भूमध्य रेखा से कर्क रेखा ऊपर उत्तरी उपकूल में बात करें, और नीचे बात करें तो हम भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच में, यानी 23.5 डिग्री के आसपास यह संकट मतलब ज्यादा अधिक संकट है बजाय की उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की। तो इस प्रकार से यह समुद्र में जो जल में वृद्धि हो रही है, उसके परिणाम स्वरूप यह हुआ है कि जो इंडोनेशियाई देश ने अपनी जो राजधानी है उसको परिवर्तित कर दिया है, उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सी लेवल चेंज होने से जो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो कि बहुत से आइलैंड पर बसा हुआ, करीब 200 आइलैंड या अधिक आइलैंड हो सकते हैं, उन पर बसा हुआ है। तो इससे इनके जो इस अस्तित्व है
उस पर संकट उत्पन्न हो रहा है। तो हमारे सामने यदि हम सी लेवल चेंज से यदि हमें निपटना है तो उसके लिए हमारे सामने जो उपाय है वह प्रमुख रूप से यही हो सकते हैं, या तो हम एक ऐसी मैन मेड दीवार बना लें, है ना, इतनी बड़ी दीवार बना लें ताकि जो समुद्र का जल है वह जो बस जो रिहायशी इलाके में ना आ पाए। इसके अलावा या तो हम ऐसा कर दें जो हम दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाए। यदि जो माली जो देश है या फिर जो मॉरिशस है या फिर मेडागास्कर है, ऐसे जो देश है जो कि आइलैंड पर है, वह अपने आप को स्थानांतरित कर लें। अपने जो जहां पर उनकी रिहायशी इलाका है, जो डूब के क्षेत्र जो दलमय क्षेत्र है, उनको किसी और स्थान पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसको विभाजित कर दें। तो इससे कुछ इसके मतलब इसको लेकर कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा मानव के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका उसका जो प्रमुख कारण है कि जो प्रदूषण वृद्धि हो रही है, जो मानव के द्वारा जो खनन गतिविधियां हो रही हैं, तो यह जो गतिविधियों के कारण पृथ्वी के तापमान वृद्धि हो रही है, और पृथ्वी के तापमान वृद्धि होना ही इसका प्रमुख एक कारण है। तो पृथ्वी के जब तापमान में जब वृद्धि हो रही है तो इससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे जो जल का स्तर है उसमें वृद्धि हो रही है। जो हमारे यदि आपने देखा होगा, अभी ये खबर सुनी होगी कि उत्तराखंड का ग्लेशियर पिघल गया, तो इसके परिणामस्वरूप जो नदियों के माध्यम से जो जल था, जल को अथाह मात्रा में जल समुद्र में जाता है, तो इससे जल के स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से यह जो प्रमुख घटना रही सी लेवल चेंज के बारे में, और आपका क्या सोचना है इस विषय में कि क्या क्या उपाय सी लेवल चेंज को मतलब नियंत्रित करने के लिए किए जा सकते हैं, इसको सीमित करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे सामने क्या उपाय किए जा सकते हैं, कि मानव किस प्रकार से अपने आप पर संयम लगा सकता है। आप इसको कमेंट में लिख के बताइएगा। धन्यवाद।